Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. And I was just wondering whether we should start the show with the test match or with that the weather, we have just lost, or the weather and the December activities and shenanigans, and the artificial rain that took place or happened rather in Lahore on the weekend. Yes. तो वो भी एक मुल्क की बात हो तारीख की सकती है। पहली मसनूई बारिश की कोशिश की गई जो कि कामयाब रही और बड़ी अच्छी रही। यूएई गवर्नमेंट की हुकूमत की मदद से, यूएई गवर्नमेंट की मदद से ये तमाम काविश जो है मुकम्मल हुई। उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन मैच के बारे में हमने बात करनी तो है, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि हम इसे अवॉइड कर लें। ठीक है, लेकिन हो नहीं सकता, तो लिहाजा ये भी बात करनी होगी, बहुत सी बातें करनी है। ओके, लेट्स गेट मैच आउट ऑफ द वे, क्योंकि वो जरा पेनफुल एक्सपीरियंस है, तो जल्दी से उसके ऊपर बात करके ना we expected anything other than this. That's besides the point, expectation or no expectation. हम बड़े-बड़े 30 मार खान भी जब माजी में ऑस्ट्रेलिया लेकर गए हैं तब भी हमने शिकस्त ही खाई है। इट इज अ डिफिकल्ट टेरेन फॉर अस। हम उनकी कंडीशंस से मुझे डर ये है, आशना तो पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, लेकिन बस हमसे नहीं हो पाता। But this has got less to do with being in Australia. हमारी जो इस वक्त टीम है ना, 30 मार खान की आप बात करें, इनको आप कहीं भी ले जाते तो मुझे ऐसा डर है कि शायद ये नहीं होना था। बड़े जबरदस्त सूरमा भी लेके गए हैं, अगर वो भी नहीं हुआ तो हम नहीं जीत पाते। तो यानी बेसिकली अब्दुल्ला का कहने का मतलब है कि हमारा कसूर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का कसूर है। 89 रन पर ऑल आउट नहीं होता। हाँ, मतलब ये तो एक और रिकॉर्ड इन वो एक और है, मतलब 360 रन के तकरीबन खसारे से हम हार रहे हैं। सो इन केस यू हैव मिस्ड इट, वैसे आई एम श्योर यू हैव मिस्ड इट। तो पर्थ टेस्ट में आपको जल्दी से बता दें, पाकिस्तान टीम ने शिकस्त की रिवायत जो है बरकरार रखते हुए एक और शिकस्त अपने खाते में लिख डाली है। और पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन के बड़े मार्जिन से हराया और फिर मुस्बत क्रिकेट खेलने और पर्थ में तारीख बदलने की सारी बातें जो थी वो मोड़ गई, इधर उधर फुर हो गई। और शायद ये होना मुतवक्के था, जिस तरह आप कह रहे हैं, नॉट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स। कौमी टीम में इस वक्त कितना दम है काफ़ी अरसे से सबको नज़र आ ही रहा है, तो लिहाजा एक्सपेक्टेशंस आप इधर ही रोक दें। चौथे दिन दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग 233 रन 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। जवाब में सुनिए पाकिस्तान की पूरी टीम, अच्छा कोई हल्का बैटिंग ऑर्डर नहीं है हमारे पास, मतलब बड़े बड़े नाम है हमारे पास। सरफराज का तजर्बा है हमारे पास, किंग बॉबी हैं हमारे पास, कप्तान शान मसूद हैं हमारे पास, इतने अरसे से रहने वाले इमामुल हक हैं हमारे पास, वहीम अशरफ हैं जिनका पता नहीं तुक्के पे करियर चला जा रहा है, ये मेरी अपनी राय हो सकती है। पूरी टीम 89 रन पर चलती बनी। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में कौमी टीम फ्लॉप रही। फील्डिंग में नए कप्तान शान मसूद की रिप्लेसमेंट बेजान रही, जिसमें ना कोई मौसर हिकमत अमली थी, ना ही कोई विजडम नजर आई। कैच छूटते रहे, रन्स बनते रहे। टीम के फैसलों में मैनेजमेंट का किरदार भी माशाअल्लाह निराला ही था। मैनेजमेंट को तो आप छोड़ ही दें, पता लिटरली हमें नहीं पता ये क्रिकेट बोर्ड कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, कौन इसका डिसीजन मेकर है, कौन नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन मेकर हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो कितने अरसे तक डिसीजन मेकर हैं। सो या उससे क्या होता है, ये टीम तो अभी आपको पता है नए सिलेक्टर आए हैं और उन्होंने ये सारी टीम बना के भेजी है, तो लिहाजा डिसीजन मेकर तो हमारे सामने है ही। ये तो नहीं हम कह सकते ना कि पता नहीं एम ही उठ के सारे आ गए हैं। बड़ा सोच समझ के इस टीम को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। पूरे क्रिकेट बोर्ड का निज़ाम चल रहा है ना, उससे मुझे लग रहा है कि खुदा न खास्ता अगर ये चलता रहा मामला तो कहीं हॉकी वाला हाल तो नहीं होगा हमारा। लेकिन एक बात तो है, यू आर राइट अबाउट दैट, अल्लाह ना करे हॉकी वाला मामला हो, लेकिन कोई मामला कोई ख़ास अच्छा होता नज़र भी नहीं आ रहा, बिकॉज ये थोड़ा सा ये तसलसल ही बन गया है। वी आर नॉट डूइंग वेल फॉर क्वाइट फॉर अ बेटर पास्ट ऑफ दिस ईयर एटलीस्ट। 2023 की बात कर लें तो हमने कुछ खास मेहमान नवाजी का पास नहीं रखा। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स जो हैं अपने बहुत बुरी बात, मेहमानों की विकेटें उड़ाते रहे और हमारी ज़हीन मैनेजमेंट ने पर्थ के मैदान को स्पिनर्स के लिए ममनूआ इलाका बना दिया। जो लेकर गए वो अब तक अनफिट हैं। सुभान अल्लाह, अबरार का अगला मैच खेलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। लेते हैं उनकी खबर का क्या कहना है ना, लेते हैं उनकी खबर। पाकिस्तानी ओपन अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद ने दो क्यों बता रहे हैं इतनी डिटेल रन बनाने की जहमत की। मैं क्यों ना मैं अभी हम सिकंदर और भट्टी साहब से बात करेंगे ना, वेट करें। हफीज का क्या कहना था, हमारे डायरेक्टर हैं क्रिकेट डायरेक्टर नए, तो पहले जल्दी से वो सुन लें। अनफॉर्चुनेटली सरफराज का ये वाला मैच इतना अच्छा नहीं रहा एज ए सीनियर प्लेयर या जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये सोचें कि शायद एक मैच की परफॉर्मेंस पे हम किसी दूसरे के मुतालिक सोचना शुरू कर दें। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो सीज़न के परफॉर्मर थे, जब हमने उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की तो उन्होंने बहुत ही स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस दी।
आप आमिर जमाल की बात कर रहे हैं, जितना उसके साथ साथ जितनी अच्छी बॉलिंग खुरम शहजाद ने की, वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई देख के। फेलियर हुआ एज ए टीम, वी विल एक्सेप्ट दैट। चले, वहाँ तो एक्सेप्टेंस जो है वो आ गई है। दूसरी तरफ क्योंकि देयर वर लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस मे बी फॉर सम पीपल फॉर शान मसूद एज द न्यू कैप्टन ऑफ क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट से क्यों इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस, और उनकी अपने से भी होंगी ऑब्वियसली। व्हाई वुडंट यू वांट कि आपको पहला चांस मिला और आप चीजें मोड़ के आ जाएं? वो नहीं मुड़ी, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन कहना क्या था, नहीं बदला ना। अच्छा जी, other than the fact that he speaks really well, no, he plays well too, but he plays well too, but obviously as a captain इनका ये पहला मैच अच्छा नहीं रहा। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब। सो भट्टी साहब, आपसे तो पहले हम ये जान लें कि अबरार की आपके पास कोई अपडेट है, व्हाट इज़ हिज स्टेटस ऑफ इंजरी, और दूसरा हमने क्यों नहीं स्पिनर्स को खिलाया? देखिए, अबरार अभी तक अनफिट हैं, बल्कि अब्दुल्ला कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हफीज ने ये भी इंकशाफ किया कि नोमान अली जो दूसरे स्पिनर हैं वो भी अनफिट है। वेरी नाइस। मतलब ये लड़के खेल नहीं रहे, खेले बगैर अनफिट हो रहे हैं। और एक और चीज जो सुबह सुबह अच्छी नहीं लगती, लेकिन कल जो पाकिस्तान 360 रन से हारा, ये पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी शिकस्त है। ऑस्ट्रेलिया में हम 2004 में 491 रन से आ रहे थे, कल 360 रन से आ रहे। तो मतलब कोई चीज बेहतर हमें नजर आ नहीं रही। बड़े बड़े दावे किए गए, कप्तान चेंज हो गए, टीम मैनेजमेंट चेंज हो गई, लेकिन रिजल्ट एशिया कप देख लें, वर्ल्ड कप देख लें, ऑस्ट्रेलियन टूर देख लें, रिजल्ट खराब से खराबतर हो रहा है। जहां तक स्पिनर्स की बात है, अबरार अहमद अभी तक मुकम्मल फिट हो नहीं सके। ठीक है जी, सिक्कू ये अच्छा सिकंदर, नहीं किसी स्पेसिफिक हम नाम शाम इसलिए नहीं लेंगे बिकॉज लिटरली अगर तो हमारी हार का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टीम पे इक्वली जाती है, तो लिहाजा सारी टीम कैसे अंडर परफॉर्म कर सकती है सिकंदर? दैट्स द क्वेश्चन। अभी मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, सबको गुड मॉर्निंग। मैं सब अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं देख रहा था भारत का जो आखिरी टूर था, भारत ने वो सीरीज जीती, और मैं देख रहा था उनके कौन से बॉलर थे जिन्होंने आउट किए, कौन से प्लेयर थे उनके जिन्होंने रंग दिए। तो मजे की बात है कि कोहली सिर्फ एक मैच खेला था, उसका शायद अनफिट हो गया होगा, इसलिए कि मैं देख रहा था उसके स्टैट्स में कि वो एक मैच खेला था, बाकी वो मैचेस नहीं खेला। बाकी ऐसे लड़के खेल रहे थे जो कि जिनके नाम कई दफा वो अंदर बाहर होते रहते हैं। उनके बॉलर वही बुमराह थे, वही सिराज थे, वही अश्विन थे, वही जडेजा थे, वही उनका कोई वॉशिंगटन था जो कि ऑफ स्पिन करता है। तो यहाँ पे मतलब है कि उनकी टीम हमारे ही सब कॉन्टिनेंट से उठ के जाती है और उनके जो विकेटों पे जाके एडजस्ट हो जाती है और हम वो मैच भी जीत जाते हैं। हम चले वो तो जीते, और जब हम ये हारे तो वो एक वो जीत गए मैच जो वो खेल रहे थे, तो उस पे हमें और ज्यादा दुख है। मुझे तो इस कंपैरिजन पे भी दुख है। नहीं, एक्चुअली मैं तो यही बैठा, मतलब कई दफा मैं बैठ के सोचता हूँ कि क्या वजह है कि हम ऑस्ट्रेलिया जाकर क्यों नहीं हारा पाते। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्यों नहीं, हमारे प्लेयर जो कि दुनिया के नंबर 1 प्लेयर होते हैं, जो बाबर आजम होते हैं, वो जाके सब फेल हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, मुझे आज तक समझ भी नहीं आया। जब यहाँ पर जो पिचेस बनती हैं उसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं। जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है, क्या उसके ऊपर सवाल उठाएं कि जो क्रिकेट बोर्ड है उसको खुद को नहीं पता कि वो कितने दिन रहेगा। जो फैसले वैसे सिकंदर, हम तो अभी आपकी बात से भी लग रहा है, और वी आर ऑल कंसंट्रेटिंग ऑन दिस मैच एट हैंड जो अभी हुआ है, लेकिन अगर पिछले लिटरली 20-25 साल पीछे चले जाएं, हम कहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया में बड़े कोई झंडे गाड़ के आते हैं और हम बड़ी कोई अच्छी हमारी विक्ट्री, वी डोंट डू वेल एट ऑल एवर। नहीं हुमा, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ बैठ के कि आखिर क्या चीज हो गई है वहां पर कि जो हमारे जितने भी 30 मार खान है वहां जाकर सब फेल हो जाते हैं। देखिए हम गए थे ना 1982 में, तो इसी पर्थ पे हम 62 पे आउट हो गए थे, 62 पे या 68 पे, मतलब 70 इससे भी कम पे आउट हुए थे, मगर हम आखिरी टेस्ट मैच जीत गए थे वहां पे मेलबर्न में। तो कम से कम ये इस सीरीज के 3 मैचों में से एक मैच तो जीत जाए। हम अगला जो संडे मैच है ना उस पे शायद हम जीत जाएं। ये बता दीजिए कि ठीक है हमारी बोटें बैट
बैटिंग लाइनअप के बारे में थोड़ी सी बेहतर तवक्कुआत थी। बॉलिंग हमारी नातजर्बाकार भी थी, हमारी बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं थी कि हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते, लेकिन हमें अपने बैटिंग ऑर्डर से इससे बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को थी। मतलब 89 रन पे ऑल टीम आउट हो जाएगी, ये थोड़ा सा हैरान कुन भी था, मायूब भी था। Nobody was able to perform. Nobody at all was able to perform. और ज़रा रोशनी डाल लें इंडिविजुअल बल्लेबाजों की परफॉर्मेंसेस पे। मुझे बता दें कि what is फहीम अशरफ्स contribution for a very long time now to the Pakistan cricket team? अब्दुल्ला, हम और इमामुल हक for that matter. हम 30 ओवर में आउट हो गए। 30 ओवर में, यानी कि एक टेस्ट क्रिकेट के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मैंने कल प्रोग्राम किया था उसमें मैंने कहा था कि भाई कल का दिन पूरा गुजार लें किसी तरह। अभी आपने मैं इंटरव्यू देख रहा था इफ्तिखार का कि जी हमें तेज खेलना चाहिए, दिन में 400 रन। भाई आप में कैपेसिटी नहीं है 400 रन खेलने की, सिचुएशन आ गई है मैच ड्रॉ करने की, तो फिर आप मैच ड्रॉ करने जाए ना, अपने कर्टन्स गिरा दें और आप अपने ठक्का लगाएं कुछ खैर। मगर ऑस्ट्रेलियंस ने कल कुछ भी नहीं किया, आके सामने गेंदी की हम स्लिप मारते चले गए, 80 पर आउट हो गए। तो बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है कि क्या हम इतने भी पैदल हैं कि उन विकेटों के पर आप फुट उठा के देख लीजिए क्या किया है उसने, हेजलवुड या कमिंस या स्टार्स ने सामने आकर गेंदें की, सामने वो सामने ऐसे फ्रंट फुट पे, आप पता नहीं आप दिखा रहे हैं। What do you think Fahim Ashraf can be replaced with a spinner in the team now from in the next matches? देखिए हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ सिलेक्शन के अंदर देखिए, मैं फिर आपसे रिपीट करूंगा, मुझे नहीं करना चाहिए, मगर उनकी एक तस्वीर छपी थी किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ, उसके बाद से वो टीम में आ गए दोबारा। अब ये चीज जो है ना हमारे लिए बड़ी खतरनाक है, इसलिए कि जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो पॉलिटिक्स के ऊपर चलती हैं। लेकिन उस वक्त तो कोई उनकी अचीवमेंट डोमेस्टिक में थी, तो इसलिए देखिए इतनी नहीं, कायदे आज़म ट्रॉफी में देखो हुमा, बात असल ये है कि हमें क्रिकेट को फिर से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हमारी क्रिकेट में जितने लड़के हैं, 3 चंद लड़के हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, बाकी तो कोई खेलता ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं हम इससे ऊपर हैं। अगर किसी में हिम्मत है क्रिकेट बोर्ड में या किसी में पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ पाकिस्तान में, वो एक कानून बना दे कि जो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा, जैसे कि 4 रोजा क्रिकेट, वो PSL नहीं खेल सकता, इसलिए कि PSL भी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है। पहले ये अच्छा, ये भी कंफ्यूजन है ना सिकंदर। एक जगह हमें बड़े तजुर्बेकार लोग चाहिए, लिहाजा हम नए लोगों को ट्राई नहीं करते, दूसरी जगह हम कहते हैं डोमेस्टिक नीड्स टू बी प्लेड एज वेल। थोड़ी सी कंफ्यूजन फ्रॉम आवर साइड आल्सो है कि हम चाहते क्या हैं। दरअसल ये होती है हुमा, हमारे लड़के 20 ओवर की क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, वो सब 20 ओवर की क्रिकेट, 10 ओवर की क्रिकेट में फंस गए। अभी ये T20 शुरू हो गया, आप देखिए जीतना शुरू हो जाएंगे, हम तारीफें शुरू कर देंगे। मैं ही बैठा तारीफ कर रहा हूँ, भट्टी साहब भी ये कह रहे होंगे जबरदस्त, मगर टेस्ट क्रिकेट हमारी खराब हो गई है। अच्छा, अभी हमने बैटर्स की हम बात कर रहे हैं, हम इमाम फहीम इंसानों की बात कर रहे हैं। भट्टी साहब, बॉलर्स को क्या हुआ? हमारी तो वहां जाके स्पीड ही खत्म होगी, हमारी तो वो स्टीम नहीं नजर आ रही, वो स्पीड नहीं नजर आ रही जिस चीज के बारे में हम मशहूर हैं। तो बैटर्स के बारे में क्या रोना है? हमारे तो बॉलर्स बिल्कुल, आई एम सॉरी टू यूज दिस टर्म, बट ठोस पड़े हुए हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल अप टू एनी मार्क। हाँ, और सीनियर की कारकर्दगी देखें और डेब्यूटेंट्स की देख लें, कंपैरिजन मतलब डेब्यूटेंट्स के लिए तो देयर इज नथिंग टू लुक अप टू ओवर देयर। देखिए हुमा, अब्दुल्ला, हमारे जो बॉलर्स का मसला है कि हमारे बॉलर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे। शाहीन शाह अफरीदी, मुझे नहीं याद कि जो पिछला कायदे आज़म ट्रॉफी का सीजन खत्म हुआ, शाहीन शाह अफरीदी ने एक भी मैच खेला। खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल, दोनों फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलकर अब पाकिस्तान टीम में आए। दोनों की आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, दोनों ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप के बाद मुसलसल उनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ रहा है। वर्ल्ड कप में उनकी बॉलिंग खराब थी, अभी देखें उनकी बॉलिंग स्पीड जो है, बजाय ये कि 22-23 साल की उम्र में उनकी बॉलिंग स्पीड बढ़ती, वो 132-135 तक रह गए। कुछ अर्से पहले वो 140-142 की स्पीड पर बॉलिंग कर रहे थे। असल में मसला जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं ना, असल मसला हमारे सिस्टम का है। इंडिया में आप रणजी ट्रॉफी देख लें, ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड, इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट, एक ही सिस्टम चल रहा है। हम पाकिस्तान में कभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर देते हैं, फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू कर देते हैं। कभी हम कोई फर्स्ट क्लास सिस्टम लेकर आ जाते हैं, कभी कोई सिस्टम लेकर आ जाते हैं। 2 दिन पहले हमारे मुल्क में 5 साल बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल हुई। मैंने कल भी प्रोग्राम में सिक्कू भाई मौजूद थे ये बात की
कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट में हमने 4 रोजा फर्स्ट क्लास मैच में पहली इनिंग्स को 80 ओवर तक महदूद रख दिया। जब हम बैट्समैनों को खुद कह रहे हैं कि भाई 80 ओवर में जो कुछ मेला लूटना है आपने लूट लें, तो फिर हम किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि हमारी क्रिकेट बेहतर होगी? जब तक हम कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे, टाइम नहीं देंगे। जब एहसान मानी आए, उन्होंने मिकी आर्थर को हटा दिया, सरफराज को हटा दिया। रमीज राजा आए, उन्होंने मिसबाउल हक और वकार यूनुस उनको हटा दिया। फिर जब सेठी साहब आए, उन्होंने टीम मैनेजमेंट चेंज कर दी। अब ये मैनेजमेंट आई, इन्होंने हफीज और शान मसूद को लेकर आ गए। तो चेहरे तब्दील हो रहे हैं, चेहरे तब्दील होने से फर्क नहीं पड़ रहा। ये सारा और अभी जब इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत आएगी, फिर ये लोग तब्दील हो जाएंगे मोस्ट लाइकली, ऑब्वियसली। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो हुकूमत आती है वो अपने लोगों को लेकर आ जाती है। हमें क्रिकेट हमारे मुल्क में एक ही एंटरटेनमेंट है। क्रिकेट का हाल हम क्या करने वाले हैं? हम PIA वाला हाल होगा हमारी क्रिकेट का, हमारी हॉकी वाला हाल होगा हमारे क्रिकेट का। हर कोई अपने पॉलिटिकल एडवांटेज अपने लोगों की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए इस्तेमाल करता हुआ ऐसा नज़र आता है, और इसके अलावा शायद किसी की तवज्जो नहीं है कि क्रिकेट के मामलात कैसे चल रहे हैं। एक छोटी सी बात देखें कि पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, और शान मसूद मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मुझे पता है कि नेथन लाइन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में है। होम टीम एक स्पिनर खिला रही है, हम पिच को रीड नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं है कि पिच कैसी होगी। हमने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। तो मतलब हमारे पास हम हार जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन हम 60 रन से हारते, हमें इतनी शर्मिंदगी नहीं होती। लेकिन 360 रन से हारना, पाकिस्तान दुनिया की बड़ी टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, मेरे ख्याल में ये रिजल्ट मुनासिब नहीं है, इससे बेहतर नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, एक और बात सिकंदर, अभी हम बार बार जब बात करते हैं ना पिछले कुछ दिनों से, तो हम सारी मैनेजमेंट को भी बीच में ले आते हैं, जिसमें खासतौर पे चेयरमैन की भी बात हो रही होती है, जिसमें हम कहते हैं कि जी ये 2 महीने टिके, फिर 6 महीने कोई और, फिर अगला कोई और आ जाएगा। उससे क्या होता है? मतलब बाकी अगर लोगों को अगर देखें, वहाब रियाज की अगर हम बात कर लें, अभी हम हफीज़ की बात कर लें, ये सारे बड़ा रिसेंट क्रिकेट खेल के आए हैं। इट्स नॉट एज इफ दे हैव बीन रिटायर्ड फॉर 20-25 ईयर्स। तो ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते या बता नहीं सकते चेयरमैन को कि जी इस तरह इट्स गोइंग टू वर्क आउट, इस तरह इट्स नॉट गोइंग टू, बिकॉज दीज आर क्रिकेटर्स, वेरी रीसेंट क्रिकेटर्स। नहीं देखो हुमा, कल की प्रोग्राम में शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में मैं बात पूछ रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सवाल किया और उन्होंने खुद ही बताया कि जी जो चेयरमैन साहब हैं वो चेयरमैन कभी बन ही नहीं सकते, इसलिए कि उनकी डिग्री नहीं है। ठीक है, तो व्हाई इज ही ट्राइंग टू बी अ चेयरमैन? मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट की कल भी प्रोग्राम में कि भाई अगर कोई अना का मसला है, क्या है, जब आप चेयरमैन बन ही नहीं सकते, कभी भी नहीं बन सकते, चले उनको 2 साल भी दे दें वो चेयरमैन नहीं बन सकते, उनको इलेक्शन कराना ही कराना है, मगर ही वांट्स टू बी देयर, क्या जरूरत थी? और ये जो लड़के हैं, देखिए हफीज इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, माजरत के साथ मुझे उन्हें क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उनका स्टेटमेंट तो देखें कि इंटेंट हमारा हराने का होगा, हम इंटेंट हमारा ये होगा, हम ये कर देंगे। भाई आपको पता है, सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में हम फंसते हैं, तो आपको कहना चाहिए था कि यार देखें ऑस्ट्रेलिया में हमेशा रिजल्ट्स खराब आते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको बेहतर करें। उसके अलावा उन्होंने ऐसी बोंगियां मारी। और वो हाँ, लेकिन ये चेयरमैन वाली बात जो सिकंदर आपने की है, चेयरमैन कौन सा खुद अपने आप को नॉमिनेट करके आ जाता है? चेयरमैन को भी तो प्राइम मिनिस्टर PM ही लाते हैं ना, चेयरमैन कौन सा खुद आता है? ये सियासी बंदर बांट थी ना, ये वाला मामला भी कि जरदारी साहब नाराज हो रहे हैं तो ये ले आए, हम यहाँ बैठे क्या बात कर रहे हैं, नाराज हो रहा है तो उनका बंदा ले आए, बस यही हुआ है इसमें भी। नहीं, एक नई चीज आ गई है मॉडर्न डे क्रिकेट, कि ये लोग मॉडर्न डे क्रिकेट जानते हैं। वो क्या होती है कि 30 ओवर में आउट होना मॉडर्न डे क्रिकेट होती है, ये नहीं होता, जो लोगों का एक्सपीरियंस होता है। चलिए भट्टी साहब, अगला मैच कब? 26 को है गालिबन, और 26 को जी, 26 हाँ जी, बॉक्सिंग डे मैच है उस पे, तो वो तो क्रिसमस की खुशी में हमारा हाल देखने आएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, बट होपफुली मेलबर्न की जो पिच है वो यहाँ से बेहतर हमारे लिए साबित होगी। देखें, पास में तो हम मेलबर्न में भी एक टेस्ट मैच जीते हुए, लेकिन हारे ज्यादा हैं। देखें अब्दुल्ला, हम पाकिस्तान टीम इतने बुरे तरीके से ना हारे, अगर हारे भी तो हमारा सारा फोकस पाकिस्तान टीम पर है। लेकिन अब से 3-4 दिन पहले हमारी अंडर 19 टीम यूएई से हार गई। अब आप देखें कि एसोसिएट कंट्री से हमारी अंडर 19 टीम आ रही है, तो हमारा क्रिकेटिंग सिस्टम ओवरहॉल होने की जरूरत है।
मुझे नहीं पता कि ये चेयरमैन अच्छे हैं या अगले आएंगे अच्छे होंगे, लेकिन जब तक प्रोफेशनल लोग नहीं आएंगे, उनको हम टाइम नहीं देंगे, ओवरनाइट कोई पाकिस्तान क्रिकेट को खड़ा नहीं कर सकता। आज हम इंडिया की बार बार इसलिए मिसाल दे रहे हैं कि इंडिया ने अपनी टीम को टाइम दिया, अपनी मैनेजमेंट को टाइम दिया। साहब वो अंडर 19 हमारे इंडिया से जाते एक और सजेशन हम ये दे देते हैं। जी सिकंदर जी सर, अभी अंडर 19 का जिक्र हो रहा है। अंडर 19 में जो शुरू में अंडर 19 जीतती हुई आ रही थी, उसमें एक लड़का था मसरूर भट्टी साहब, मसरूर नाम है ना बच्चे का, जो कोच था, वो बहुत अच्छा टीम को लेके जा रहा था। मसरूर अहमद या मोहम्मद मसरूर नाम था उस बच्चे लड़के का, जो कि कराची का टेस्ट क्रिकेटर नहीं है। वो टीम को बहुत अच्छा लेके जा रहा था। उन्होंने उठा के यूसुफ को बना दिया। बड़े नाम से क्रिकेट नहीं चलती। जो बड़े दुनिया में बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, मगर वो कोच अच्छे साबित नहीं होते, और एकदम से आप यूएई से हार गए। टीम बड़ी अच्छी जा रही थी ना। तो जो आप अभी बात कर रही थी ना, ये बड़े बड़े नाम लेकर आ जाते हैं, बड़े नामों से नहीं होता। मैनेजमेंट, काम करने का तरीका, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर के पास हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कोचिंग और यू नो these things are different than being a big or great player. Absolutely. Okay, I think for a match that we did not even win, काफ़ी लंबी डिस्कशन होगी। थैंक यू सो मच सिकंदर एंड भट्टी साहब फॉर बीइंग हियर। एक जाते जाते एक वो भी हम सजेशन दे जाएं कि अगर सब कुछ ही बदला चला जा रहा है तो T20 के लिए सिलेक्टर भी अलहदा कर दे, टेस्ट के लिए भी सिलेक्टर अपनाओ। मतलब क्योंकि सिलेक्शन पे भी बहुत फिर सवाल उठना स्टार्ट हो जाते हैं ना कि वाई आर दीज पीपल गोइंग इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा जी, आपको बताइए कि पाकिस्तान कई दहाइयों तक एक ज़रई मुल्क कहलाता रहा है और हमारे किसान वसाइल ना होने के बावजूद मुल्की मईशत और एक्सपोर्ट्स में भरपूर हिस्सा डालते रहे हैं और आज भी पूरा जोर जो है वो लगा रहे हैं, डेफिनेटली डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस। और इन्हीं लोगों के लिए हर साल 18 दिसंबर को मुल्क में किसान डे मनाया जाता है और आज किसानों को खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा और ये बात भी होगी कि किस तरह उनकी मुश्किलात में कमी और मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। मुझे लगता है हमें किसान को ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत है। मतलब हमने अपने बचपन में किसान की ग्लोरिफिकेशन देखी है, मगर आज जो बच्चा स्कूल जाता है पर्टिकुलरली शहरों में, उसे क्या पता है कि किसान की ज़िंदगी कैसे होती है या किसान पे गाने कैसे होते हैं या किसान हमारे मुल्क के लिए हमारी ज़िंदगियों में उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। खाना, कपड़ा, हर चीज़ starts from there। और ट्रेजेडी ये है कि हम आज भी बहुत सी अपने पुराने तरीक़ों में फंसे हुए हैं। हमारी यील्ड्स बेहतर नहीं है, क्लाइमेट चेंज वगैरह को हम मलूज़ खातिर नहीं ला रहे हैं, सैलाब आते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमें किस तरह से बदलते मौसम और एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अपने तरीके बदलने हैं, इस पे लिटरली बात करने की ज़रूरत है है। मगर हमारे मुल्क में ज़रई इनकलाब आ सकता है क्योंकि हमारी मट्टी ज़रखेज़ तो है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंजेंटा पाकिस्तान भी बाय द वे सारे ज़मीन में कोशिश कर रही है ज़रई शोबे को कैसे जदीद तर बनाया जा सकता है। सिंजेंटा पाकिस्तान के कंट्री GM ज़ीशान बेग इज़ विद अस इन द स्टूडियो। ज़ीशान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले तो ताकि हमारे लोगों को ज़रा समझ आ जाए, टेल अस लिटिल बिट अबाउट सिंजेंटा। पहली बार हम ये टर्म भी सुन रहे हैं इस बिज़नेस का, और कोर बिज़नेस एरिया क्या है ये? अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। सबसे पहले तो मैं आई थिंक आज क्योंकि 18 दिसंबर इस किसान डे एज़ वेल, सो जिस आपने भी कहा, मैं सब किसानों को सलाम करना चाहता हूँ बिकॉज ट्रूली अगर किसान ना हो तो कभी आप इमेजिन करें क्या कुछ ना हो। सो वी विल बी रियली स्ट्रगलिंग। सो शुक्रिया सब किसानों का। अच्छा जी, सिंजेंटा का जहाँ तक आपने बात की है, सो सिंजेंटा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इनपुट एंड इनोवेशन कंपनी। Swiss headquarter, हमारे headquarter is in Basel in Switzerland. Primarily two core offerings. One is seeds and the other one is pesticides. So seeds में every third watermelon in the world is Syngenta watermelon and every fourth tomato in the world is Syngenta tomato. So every चौथा टमाटर जो हम दुनिया में या पाकिस्तान में दुनिया में globally, पाकिस्तान में भी similar है, और हर तीसरा तरबूज जो हम खाते हैं वो सिंजेंटा सीड से बना पर्सपेक्टिव है ना। इस तरह कभी एक्चुअली सोचा आई एम प्रीटी श्योर हर रोज आपके खाने में 25% प्रोबेबिलिटी है कि आप टोमेटो सिंजेंटा खाते हैं। एंड सेकेंडली हमारा बिगेस्ट सेगमेंट इज पेस्टिसाइड्स आल्सो। सो दीज आर द टू कोर ऑफरिंग्स। इतना आप लोग ऑब्वियसली काफ़ी अरसे से यही काम कर रहे हैं, तो बताएं कि हमारे पाकिस्तानी किसानों के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? रिसर्च वगैरह तो आप लोगों ने की होगी, बिकॉज वी मेंशन क्वाइट अ फ्यू, और ख़ासतौर पे अब इसमें अगर आजकल आप क्लाइमेट चेंज की वजह से भी चेंजेस डाल दें तो क्या आप
समझेंगे कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारा क्या है आज? बिल्कुल, सो आई थिंक मल्टीपल चैलेंजेस हैं, एंड पाकिस्तानी जो फार्मर है ना, आई वुड से कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग फार्मर्स हैं अनफॉर्चुनेटली। सबसे बड़ा तो हमारा क्लाइमेटिक चैलेंज जो है, सो ज़ाहिर है वो दैट इज़ समथिंग आउट ऑफ आवर कंट्रोल। प्लस टू बहुत बड़े इश्यूज़ ये हैं, एक तो सॉइल हेल्थ हमारी एंड दूसरा वाटर स्कार्सिटी। सो अनफॉर्चुनेटली हम बड़ी तेज़ी से वाटर स्कार्सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। सॉइल हेल्थ में एक चीज़ होती है ऑर्गेनिक मैटर। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पे ऐसी जगह हैं 1% से नीचे अगर ऑर्गेनिक मैटर हो दैट्स रियली बैड। सो वी हैव लॉट ऑफ एरियाज़ जहाँ पे 1% से भी कम है ऑर्गेनिक मैटर। सो ये बड़े इश्यूज़ हैं। उसके अलावा फिर आ जाते हैं इनपुट्स। ये रिवर्सिबल इश्यूज़ है वैसे बाय द वे? इट इज़ रिवर्सिबल। इसमें देयर आर टेक्निक्स जिससे सॉइल हेल्थ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद सॉइल हेल्थ एंड वाटर के बाद बिगेस्ट इश्यूज़ आर इनपुट। सीड्स के मसले मसाइल हैं, सीड क्वालिटीज़ के, फिर लो क्वालिटी पेस्टिसाइड्स के इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, एंड देन अदर चैलेंजेस लाइक लिक्विडिटी, क्रेडिट के मसले, इंश्योरेंसेज, लेबर नहीं मिलना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आप लोग की कंपनी, आप जिसमें आप हैं 65 साल से इस मुल्क में काम कर रही है। ओवर द ईयर ज़ाहिर है चीज़ें तब्दील हुई हैं, तो कंपनी भी रीजन टू रीजन चेंज करती है चीज़ें कि भाई अब यहाँ पे ये वाला बीज नहीं काम करेगा, हमें कुछ बेहतर करना है। कितना फोकस है हमारे किसान के लिए आप लोगों का R&D में कि भाई अब इनको बेहतर बीज फराहम करना है, या ये पेस्टिसाइड जो है अब ये ऑब्सोलीट हो गया है, अब इवॉल्व हो गई है दुनिया में, नई टेक्नोलॉजी है। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट योर कंपनी हैज टेकन फॉर पाकिस्तान? बिल्कुल सही है। सो मैं आपको बताता हूँ, सो बाय द वे सिंजेंटा वाज प्रीवियसली कॉल्ड सीबा गायगी। आई थिंक अ लॉट ऑफ व्यूअर्स वुड नो सीबा गायगी। बिल्कुल। सो हमारे इन टर्म्स ऑफ इनिशिएटिव्स मल्टीपल थिंग्स इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन स्पेशली। एक तो हमारे जो कोर प्रोडक्ट्स हैं, अगर सीड्स की बात करें, सो सीड में फॉर एग्जांपल कॉर्न है, उसमें वी केम अप विद न्यू हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज जिससे यील्ड हैव एक्चुअली डबल्ड वर्सेस ट्रेडिशनल यील्ड्स, सो बिग इंप्रूवमेंट्स देयर। इसी तरह पेस्टिसाइड्स में आते हैं तो वी हैव सर्टेन न्यू बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो कि नॉट ओनली आर गुड फॉर हेल्थ बट ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि हमें क्लाइमेट के अगेंस्ट बेटर प्रोटेक्शन देते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर वाटर स्कार्सिटी है, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स कॉल्ड क्वांटस, वो अगर यूज़ करें तो क्लाइमेट या रेंज या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसके अगेंस्ट इट प्रोवाइड्स बेटर प्रोटेक्शन टू द प्लांट। दीज आर द टू मेन एरियाज। उसके अलावा भी पेस्टिसाइड में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुई है। एक्चुअली देर आर सम सेगमेंट्स जहाँ पे विच ड्रास्टिकली इम्प्रूव आवर यील्ड्स। वी क्लेम दैट इफ़ फार्मर्स फॉर अ टिपिकल क्रॉप फॉलोज आर प्रोटोकॉल, उनकी यील्ड 30 से 35% बढ़ेगी। दिस इज व्हाट वी से। व्हेन यू टॉक अबाउट योर प्रोटोकॉल्स सिंजेंटा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन, ये एजुकेशन ये फार्मर्स को दी जाती है? कोई ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं आप लोगों की तरफ से? बिकॉज ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी और नए तरीकेकार तो रोज आते हैं, लेकिन क्या वो फार्मर्स तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? एब्सोल्युटली। बाय द वे, वन थिंग दैट मेक्स सिंजेंटा डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंपनी is the focus on farmers, and हमारी उससे हम कहते हैं demand generation activities where we physically go to the farmers and create those awareness sessions. So इस साल हमने almost 1 million farmers को face to face हमारी teams ने टच किया है, जहाँ पे they've educated them on various techniques, they have advised them on various crops against various diseases, क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, all of those things. So we have a strong culture of डिमांड जनरेशन। और हमारा फार्मर जो है वो कितना एक्सेप्टेबल है चेंज के लिए या इनोवेशन के लिए? अच्छा, मैं बताऊँ, फार्मर्स इंटरेस्टिंगली व्हेन आई जॉइंड बिकॉज आई केम फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी सेक्टर बाय द वे बिफोर सिंजेंटा, सो टू माय सरप्राइज फार्मर इज़ वेरी क्विकली इवॉल्विंग। उसकी रीज़न क्या है? पाकिस्तान में लैंड होल्डिंग इज़ डिक्लाइनिंग, राइट? सो हर जनरेशन टू जनरेशन कम हो रही है। 5 एकड़ से जब आप कम जाते हैं तो यूनिट इकोनॉमिक डजंट मेक सेंस। सो दिस अ लॉट ऑफ फोकस प्रेशर ऑन फार्मर्स टू इम्प्रूव यील्ड। सो जब वो प्रेशर आता है ना, एंड प्लस द न्यू जनरेशन इज कमिंग इन, डेटा पेनिट्रेशन इज इम्प्रूविंग, स्मार्टफोन्स उनके पास अवेलेबल हैं, सो ऑल ऑफ दिस कंबाइंड इज एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन. सो दे आर चेंजिंग, they are accepting new technology. We have launched multiple initiative. One of the application called CropWise, जिसमें farmer can just take a picture and उसको डिजीज़ का पता चल जाएगा और क्या दवाई लगानी है वो भी पता चल जाएगा. So farmers have actually started using that. अच्छा, कोई रीजनल कोऑपरेशन भी होती है सिंजेंटा के तवज्जुद से? बिकॉज अगर आप खिता पूरा देख लें, रीजन अगर आप पूरा देखें तो प्रॉब्लम्स भी सिमिलर हैं, एंड हाउ टू ओवरकम वो सॉल्यूशंस भी बड़ी शेयर की जा सकती हैं. कुछ ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसी है. सिंजेंटा इज़ अ ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी, मोर देन 100 कंट्रीज़ में है. नॉट ओनली रीजनल, सो फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, इवन एडवांस कंपनीज लाइक यूरोप में अगर आप देखिए, एम्स्टरडैम, नीदरलैंड, एग्रीकल्चर के लिए दे आर नोन, US. सो वी हैव बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. वी नो देयर टीम्स एज वेल, एंड बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. सो फॉर एग्जांपल, हमने एक चीज़, राइस इज़ अ बिग थिंग इन इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश. So rice के बारे में we wanted to do some research, we wanted to understand, we talked to the Bangladesh team as well. Plus हमारी R&D के ऊपर की बहुत बड़ी टीम्स है. So we have
मैसिव स्पेंड जो हमारा ग्लोबल बजट होता है उसका वन ऑफ द मेजर पार्ट गोज इनटू ग्लोबल R&D, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। और नॉट ओनली कि अभी क्या हो रहा है, अगले 10 से 15 सालों में क्या प्रोडक्ट्स लाने उनके ऊपर भी रिसर्च हो रही है ग्लोबल लेवल। एक्चुअली थैंक यू ज़ीशान बेग फॉर बीइंग विद अस। सिंजेंटा की कंट्री जी और है, थोड़ी सी तसल्ली होती है कि अ लॉट इज बीइंग डन फॉर किसान एंड फार्मिंग इन जनरल एज वेल, बिकॉज अगर देखा जाए तो दैट इज़ आवर कोर। हमारी अगर चीज़ है कोई, हम वी आर एन एग्री नेशन, तो लिहाजा उसी चीज़ को आगे लेके जाए ना, जो कि कर भी रहे हैं। सो वी वुड लाइक यू टू सेंड अस अ पिक्चर। अगर आप किसान हैं और आप हमारा शो देख रहे हैं तो हमें @JioPakistan TV पे अगर आप ट्वीट कर सकें तो वी विल बी सो डिलाइटेड टू हैव अ पिक्चर ऑफ योर यूजुअल वर्क डे, एंड इफ यू गेट अ चांस वी विल आल्सो शो दैट ऑन स्क्रीन। ज़बरदस्त ईशान। आपको पता ही है, शोबा कोई भी हो, अगर हाई अचीवर होंगे तो जियो पाकिस्तान तो आपको बुलाएगा ही मेहमान के तौर पर। और व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन हमारा ख़ास फोकस भी होता है, और हम सेलिब्रेट भी करते हैं इन द हाई अचीवर्स को इन एजुकेशन, बी टीचर्स, स्टूडेंट्स और नाउ इन दिस केस प्रिंसिपल्स। अच्छा, वो टीचर्स सबसे बेहतरीन होते हैं जो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, बिकॉज उनको ये समझ आ जाती है बात कि अगर हमने अपने आप को इक्विप ना किया तो हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा नहीं होगा। तो लिहाजा आज जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है बीनिश सईद, और जो कि एक्चुअली प्रिंसिपल हैं, और अभी उनको एक अवार्ड मिला है, प्रिंसिपल ऑफ द ईयर एशिया 2023 अवार्ड है। पब्लिक स्कूल मुल्तान की प्रिंसिपल हैं, एशिया एजुकेशन कॉन्क्लेव की जानिब से उन्हें प्रिंसिपल ऑफ द ईयर एशिया का अवार्ड दिया गया है। बाय द वे ये 15 मुल्कों से सिलेक्शन होती है, 15 मुल्कों से 21 टीचर्स की सबमिशन में बीनिश जो हैं वो सिलेक्ट हुई हैं फॉर दिस अवार्ड। बीनिश, थैंक यू सो मच। 2085 टीचर्स एक्चुअली ओवरऑल इसमें इसकी उम्मीदवार थी। बीनिश से हम मज़ीद जान लेते हैं। बीनिश, अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो आपके स्कूल के लिए, आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ज़रा ये प्रोसेस समझाइए कि क्या क्राइटेरिया होता है इसका, और आपने क्या ऐसा ख़ास किया अपने स्कूल में कि आपको प्रिंसिपल ऑफ द ईयर एशिया का ये अवार्ड मिल गया, ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर हो सकें आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि ये एक प्रोविज़नल होता है। प्रोविज़नल के बाद जो है वो कंपनीज़ जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस, वो इसको लिंक्ड करती हैं। और लास्ट ईयर मुझे जो है वो कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल भी मिला था इसी एजुकेशन से रिलेटेड। मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है इन एजुकेशन फील्ड, और ग्रेजुअली आई वाज टीचर फर्स्ट व्हेन आई स्टार्टेड, और टीचर से ग्रेजुअली मैं कोऑर्डिनेटर बनी, कोऑर्डिनेटर से मैं मास्टर ट्रेनर बनी, मास्टर ट्रेनर से जो है वो मैं मॉनिटर बनी, मॉनिटरिंग ऑफ द डिफरेंट स्कूल्स। फिर उसके बाद मुझे जो है वो जो हमारा रीजन होता है उसकी कोऑर्डिनेटर बनी, एंड देन आई विल मूव टू द प्रिंसिपल अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक तवील सफ़र होता है जिसके अंदर आपकी बहुत मेहनत लगी होती है, आपकी हार्ड वर्क होती है, आपकी डिवोशन और सिंसेरिटी होती है वर्क के साथ। तो इस तरह से फिर ये चीज़ें ऑब्वियसली वो जो है वो आपका जो काम है वो नज़र आता है। When I joined in this Kent Public School and College, मेरे पास एक्चुअली स्ट्रेंथ थी जस्ट 140। अच्छा बीनिश, हम आपको we were talking about not just our educational system पे खैर हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन जो डेडिकेटेड टीचर्स होती हैं और फिर उनको वो रिकग्निशन मिलती है, जिस तरह के हमारी अपनी बीनिश सईद है जो कि प्रिंसिपल ऑफ द ईयर एशिया अवार्ड उनको रिसेंटली मिला है। कैंट पब्लिक स्कूल मुल्तान की प्रिंसिपल है बीनिश। वी वर टॉकिंग टू यू बिफोर द ब्रेक। आप बता रही थी कि किस तरह आपने अपने स्कूल में चीजें टर्न अराउंड की, तो स्ट्रेंथ पे बात हमारी रुक गई थी, वहीं से कंटिन्यू कीजिए। जी जब मैंने यहाँ पे 2019 में ज्वाइन किया था, इट वाज हैविंग द स्ट्रेंथ ऑफ ओनली 140, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी 900 प्लस स्ट्रेंथ है। और हम एक्चुअली इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो हमारे कैंट एग्जेक्टिव ऑफिसर्स को जाता है, बिकॉज़ उनकी ही लाइंस पे, उनकी ही गाइडेंस पे हम चलते हैं। और इसको हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया।
एफिलेशंस करवाई इनकी फेडरल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, लोकल बोर्ड से, ताकि बच्चों को ईजी हो सके। और मुल्तान में अभी हमारे कैंट एरिया में हमारा स्कूल एक वाहिद इदारा है जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज भी करवाता है। हमारा स्कूल एक वाहिद इदारा है कैंट में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फेडरल बोर्ड था पहले, और जिसको मैंने जो है वो मुल्तान बोर्ड से भी एफिलेट करा के और इसका जो है वो और ज़्यादा इसको जो है एक्सपैंड किया है। और कोशिश चलती रहती है जी, बात है सिर्फ मेहनत और कोशिश की। जब इंसान कोशिश करता है तो रब आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खोलता जाता है। तो बीनेश कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस वगैरह भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो इतनी नई चीज़ें आ गई हैं, स्कूलिंग में भी, टीचिंग में भी, जो आप इनकलकेट करवाती हैं अपने स्कूल में। ऑब्वियसली जब आप बाकियों से इंटरेक्ट करती हैं अराउंड एशिया ही अगर हम देख लें, तो क्या वो प्रैक्टिसेस भी अपने स्कूल में आप डाल सकती हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे कैंट एरिया के अंदर हमारा जो स्कूल है वो मॉन्टेसरी लेवल से स्टार्ट है, और हमने टीचर्स के लिए डे केयर सेंटर, जैसे कि आपके इंटरनेशनल स्कूल्स में होता है कि टीचर्स को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ताकि वो अपने बच्चों को जो है वो कैटर कर सकें और उनका जो अटेंशन डाइवर्ट ना हो। So you have a day care center at your school? बहुत फोकस है हमारा। यस जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है। This is something which every school and organization should follow. और टीचर ट्रेनिंग भी आपकी टीचर्स जो हैं वो टीचर ट्रेनिंग के थ्रू ही आए? जी टीचर्स ट्रेनिंग होती हैं, मैं ख़ुद भी मास्टर ट्रेनर हूँ, मैं ख़ुद भी करवाती हूँ, डिफरेंट पब्लिकेशंस को बुला के उनसे ट्रेनिंग करवाती हूँ। और हम जो आईटी का है, आईटी के ऊपर भी बहुत काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगला दौर सारा ही आईटी का है, और हमारी टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी आईटी ट्रेंड हैं। और बहुत अच्छा एक हम उसी पैकेज को, उसी स्टाइल को लेके चल रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करता है, ताकि इस एरिया के अंदर जी जी जी, जी। एक तो इस थॉट को कंप्लीट कर दीजिएगा। दूसरा, व्हाट मेक्स अ प्रिंसिपल अ स्टार प्रिंसिपल? प्रिंसिपल्स बहुत होती हैं, ज़्यादातर बच्चों और टीचरों को तो उनसे खौफ आता है, और खौफ शायद एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना भी खौफ ना हो। आप प्रिंसिपल ऑफ द ईयर बन गई एशिया की, सो क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि अब हमारे स्कूल में प्रिंसिपल्स को अपनाने होंगे या उनको शामिल करना होगा उन तरीकों को? देखिए ऐसा है कि मैं फिर आपसे ये कहूँगी कि आपकी डिवोशन जो है, जो आपका हार्ड वर्क है, वो आपको किसी भी चीज़ का स्टार बना देता है। इट्स नॉट ओनली द प्रिंसिपल, कोई भी फील्ड आप ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपका हार्ड वर्क हो, डिवोशन हो, आपका जो लिंक हो, आपका जो स्टाफ के साथ कनेक्शन हो, वो बहुत बाइंडिंग जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बिल्कुल, और जेन्युइन भी होनी चाहिए। बीनेश जी आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, क्योंकि जिस काम में आपका दिल और दिमाग, सब कुछ नहीं होगा ना, आप आगे कोई भी हो फॉर दैट मैटर। और मेरा ख्याल है बीनेश सईद ने ये करके दिखाया है। ग्रेट, थैंक यू बीनेश। आगे बढ़ेंगे। ईयर एंडर होता है ना, हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी है कि जी इस साल कितने लोग लुटे, और अब समझ आ गई। अब लुटे का मतलब है लिटरली स्ट्रीट क्राइम की बात हो रही है। कराची हो के रात हो, पता ही है। हाँ, कराची के मकीन तो आपको पता ही है स्ट्रीट क्राइम के मामले में महफूज नहीं थे कभी भी, लेकिन और हम लोग किसको देखते थे? हम इस्लामाबाद जैसे शहरों को देखते थे, और रश्क आता था, और माशाल्लाह पता नहीं क्या हुआ वहाँ। ऐसा लग रहा है कि अब माहौल बदलने लगा है। कब कोई असलहे के ज़ोर पर आपका रास्ता रोक ले, आप पे बंदूक तान ले और छीना झपटी कर ले, ये अब कराची तक महदूद नहीं है मामला, ये इस्लामाबाद में भी लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगा है, विच इज़ अ ट्रेजेडी। लेकिन दोनों शहरों की बात करेंगे, लेकिन जल्दी से मैं आपको कुछ स्टैट्स सुना के डराना भी चाहती हूँ कि अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो रवां बरस स्ट्रीट क्राइम्स के 77,744 वाक़यात हुए हैं। एक साल की हम बात कर रहे हैं, ये जो साल गुजर रहा है, और इसमें 100 अफराद को कत्ल भी किया गया। वी आर टॉकिंग अबाउट कराची। इस्लामाबाद इज़ नॉट एज बैड एज कराची स्टेटिस्टिक्स वाइज, लेकिन जहां हम सोचते भी नहीं थे कि वहां स्ट्रीट क्राइम्स हो सकते हैं कुछ साल पहले तक, अब धड़ाधड़ वहाँ भी स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। और अभी हफ्ते कोई कराची में आप बात कर रही थी स्टैट्स की, गरीबाबाद अंडरपास से मोटरसाइकिल पर सवार MQM की खातून रहनुमा थी, डाकुओं ने पर्स छीनने की कोशिश की, वो गिर गई और वो ऐसी जख्मी हुई सिर्फ उस गिरने से ही कि उनकी जान चली गई। शी पास्ड अवे। मतलब ये भी हो जाता है। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो केयर फॉर लाइफ एट ऑल ओवर हियर। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ हैं। अहमद सुबहान इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद, ज़ीशान शाह हैव जॉइंड अस फ्रॉम कराची। इस्लामाबाद की तरफ पहले इसलिए जाएंगे अहमद सुबहान, हमने पूरी खबर दे दी कि हमारे कराची के हालात अच्छे नहीं हैं। अगर
सेफ्टी सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं अब इस्लामाबाद को भी, तो इस्लामाबाद में क्या हालात हैं, ज़रा आप हमें बेहतर बता सकते हैं? इस्लामाबाद के हालात भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कराची के जैसे ही होते जा रहे हैं, और बिलखसूस जो इस्लामाबाद के शहरी हैं, चूँकि जिस तरह से आपने कहा कि हम तो बड़े आदी थे कि रात दिन में सुबह शाम में किसी भी वक्त में हमें ये खौफ नहीं होता था कि हम किसी भी मोड़ पे और किसी भी अहम तरीन सिक्योरिटी जोन के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी लुट सकेंगे। लेकिन अब जिस तरह से इस साल में तो बिलखसूस हमने कई मरतबा आपके प्रोग्राम में भी रिपोर्ट किया कि इस्लामाबाद का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कोई एरिया सेफ रह गया हो। इस हद तक अब तो इस्लामाबाद के हालात बिगड़ चुके हैं कि यहाँ पर पुलिस के जो एहलकार हैं वो मुसल्लह होने के बावजूद, बावर्दी होने के बावजूद, वो भी रिसेंट पास में लुटे और उसके उन्हें भी इसी तरह डाकू ने यरगमाल बनाया कुछ देर के लिए। और सिर्फ वो नहीं बल्कि एक होटल पे ये पूरा एक वाक़या पेश आया अब से कुछ ही अर्सा कबल, और उनका असला भी लेकर डाकू वहाँ से फ़रार हो गए। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ का जो एक दिन गुजरा वो इस्लामाबाद में तो छुट्टी थी, इतवार था, यहाँ पर मैक्सिमम लोग मुलाजमत पेश आए, तो इतवार बड़ा पुरअमन सा दिन होता है कि बहुत कम रश होता है। लेकिन डाकुओं ने बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मनाई और उनने सुबह का आगाज़ ही इस्लामाबाद पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं जिनको शहीद करके किया, कि जिसमें उनका का बाइक जो कि उनके घर के बाहर ड्यूटी से चूँकि वो वापस लौटे थे खड़ा था, और उसको जब ये चोरी करने की नीयत से यहाँ पर डकैत पहुँचे तो उनका ने मुज़ाहमत की और उनको इन्हें दबोचने की कोशिश की, जिसमें दो में से एक डाकू ने इन पर फायरिंग की और ये शहीद हुए। इनका बेटा अपने बाप के पीछे ही फौरी पहुंचा था तो उसको भी डाकू ने शहीद कर दिया। इसी तरह उसके बाद एक G9 में वाक़या पेश आया कि वहाँ पर भी जो डकैत हैं उनने एक शहरी को मुज़ाहमत पर कत्ल किया। फिर एक पुलिस एहलकार जो कि ख़ुद उस वक्त भी ड्यूटी पर था और थाना शालीमार में पोस्टेड है, उसके घर पर 6 से ज़ायद डाकू जा पहुँचे और उनको फैमिली को यरगमाल बनाकर तो लूटते रहे। तो इस तरह के वाक़यात अब तो इस्लामाबाद में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर पहले पता नहीं इस्लामाबाद एक छोटा शहर था, अब तो इस्लामाबाद भी ज़ाहिर है बहुत ही चारों तरफ फैल गया, एक्सपैंड हो गया, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैनेज नहीं हो रहा, पुलिस फोर्स की तादाद का भी इशू हो सकता है, चेक एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे कौन लोग आ रहे हैं कौन नहीं, ये सारी बातें भी हो सकती हैं। अहमद आपसे जानेंगे, लेकिन ज़ीशान आपके पास चलते हैं। ज़ीशान, आपको पता है ये हमारे लिए तो ज़रा मामूल की सी बात है यहाँ पे कराची में, मगर अगर हम डकैती मुज़ाहमत पर लोगों के कत्ल होने के नंबर को देखें वो बड़ा हौलनाक होता है, तो क्या नंबर इस साल में एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स बढ़ा है या फिर कम हुआ है या उतना ही है ऑन एवरेज, क्या सूरत हाल रही? देखिए अब्दुल्ला, अगर हम डकैती मुज़ाहमत पर जो लोग रवां साल इस वारदात के दौरान अपनी जान की बाजी से हाथ धोएं, जान की बाजी हारे हैं, उनकी तादाद रवां साल तकरीबन 126 से ज़ायद अफराद अब तक हो चुके, जबकि अभी भी साल मुकम्मल नहीं हुआ है। इसके अलावा जो अफराद मुख्तलिफ वारदातों में ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 900 से तजावज़ कर चुकी है। अगर हम सिर्फ वारदातों की बात करें तो शहर में तकरीबन अब तक 27,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं स्ट्रीट क्राइम की, जिसमें शहरियों को उनके मोबाइल फ़ोन्स और दीगर कीमती अशिया से महरूम किया गया। साथ ही साथ सिर्फ अगर मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों की बात करें तो रवा साल 7,000 मोटरसाइकिलें शहरियों से ऑन रोड छीनी गई हैं, और चोरी होने वाली जो मोटरसाइकिलें उनकी तादाद तकरीबन 50,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि गाड़ियों की तादाद तकरीबन वो इसके अलावा है, जो कि 3,000 गाड़ियाँ जो है वो चोरी हुई हैं और तकरीबन 250 गाड़ियाँ वो गन पॉइंट पे छीनी गई हैं। और अगर हाउस रॉबरीज 300 से ज़ायद हो चुकी हैं। इसके अलावा शॉप रॉबरीज भी वो भी तकरीबन कमोबेश 250 से ज़ायद इस वक्त हो चुकी हैं। पुलिस के दावे अगर देखे जाएं तो वो यही कहते हैं कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हालात तब्दील नज़र आते हैं। डकैती मुज़ाहमत पे जिस तरह से पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शहर की तकरीबन ये 8 ज़िलों का ये शहर है जो कि पुलिस के 8 ज़िलों पर जो बने हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हर एरिया में तकरीबन 8 से 9 हॉट स्पॉट्स ऐसे कायम कर दिए गए हैं जहां पे वारदातें बहुत आराम से हो जाती हैं। शहरी अगर उनके साथ जो मुल्ज़िमान लूटने के लिए आते हैं और अगर उनके साथ कोऑपरेट ना करें तो गोली मारने में भी कोई भी आसरा नहीं। अंदाजा लगाएं हम बात कर रहे हैं ऑन टीवी, व्हिच इज़ अ ट्रेजेडी एज़ वेल, कि शहरी जो है मुल्ज़िमान के साथ कोऑपरेट ना करें तो उनकी जान जा सकती है। और हम यही कहते हैं लोगों को
ये देखिए कोई बहादुर बनने की, हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जान से ज़्यादा तो ज़ाहिर कीमती आपकी चीज़ें नहीं। लेकिन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो बड़े इंस्टिंक्ट पे काम उस वक्त हो रहा होता है, इतना स्पर ऑफ द मोमेंट होता है कि शायद जवान खून हो तो उसको लगता है कि हम ओवरकम और टैकल भी कर सकते हैं, तो वो ट्राई फिर कर लेते होते हैं। ना करें। बड़ी अफसोस की बात है कि हम एक्चुअली दो शहरों का कंपैरिजन भी कर रहे हैं। अहमद सुभान, जल्दी से ये भी बता दें करना क्या है इस बारे में, क्योंकि पुलिस तो खुद लुट रही है और शहीद हो रही है, व्हिच इज अ ट्रेजेडी। वो तो खुद टारगेट है। किस तरह टैकल करेंगे, क्या होगा? इस्लामाबाद पुलिस तो वही एक ही मकूले पर काम करती दिखाई देती है। कोई ऐसा नई लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं है कि जिससे मैं कहूँ कि अब कुछ ऐसा होने लगा है कि कोई हालात बेहतर हो जाएंगे। सेफ सिटी कैमरास यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। डॉल्फिन स्क्वाड हमें किसी किसी वक्त सड़क पर दिखाई देते हैं। कई सी के नाम की जो फोर्सेस हैं वो तश्कील दी जाती हैं। यही महदूद एक जो फोर्स है जो कि स्ट्रेंथ महदूद है, जो कि अब महदूद उतनी भी नहीं रह गई, क्योंकि मौजूदा जो IG हैं उनकी मौजूदगी में ही तकरीबन 1200 से ज़ायद एहलकार नए भर्ती हुए। वो अक्सर हमें ऑन ग्राउंड दिखाई भी देते, लेकिन इसके बावजूद अब भी जो शहर के हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। शहर के हालात तो चले हमारे सामने ख़राब है। वो जो वारदातें होती हैं, ये पकड़े भी जाते हैं मुल्ज़िमान, ये ट्रेस आउट भी होते हैं, कौन है, क्या कर रहे हैं, ये आदी हैं नहीं आदी हैं, मतलब वारदातें हो रही हैं शहर में, बट उसके बाद का क्या एक्शन है पुलिस का? इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो चूँकि मुल्ज़मान जो हैं उनमें बहुत से ऐसे केसेस में सामने आए हैं, बिलखसूस ये जो राजनी में मुलविस हैं कि जो गैर मुल्की यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हुआ। लेकिन इट्सेल्फ फिर जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाइयों का आगाज़ होता है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से कि आगाज़ तो बड़ा भरपूर हुआ, बड़ी स्पीड से एकदम हमें दिखाई दिया कि शायद आप शहर और ओवरऑल मुल्क से ये जो गैर मुल्की और गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरी हैं उनका इनखला यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन उसकी जिस तरह से स्पीड थी तो वो हर गुजरते दिन के साथ बहुत स्लो होती गई, और अब तो ये शायद हो भी नहीं रहा, क्योंकि कम अज़ कम अगर हो भी रहा है तो इस्लामाबाद की जो पुलिस की या ज़िला इंतज़ामिया की जो पब्लिक रिलेशंस ब्रांच है उसकी तरफ से कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, कोई भी डाटा शेयर नहीं किया जा रहा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है। और बहुत से केसेस में यही राज़ान मुलविस होते हैं जो कि गिरफ्तार होते हैं, उनके से बरामदगियाँ भी होती हैं, उनसे उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर केस ट्रायल में भी जाते हैं। लेकिन फिर चूँकि इस्लामाबाद पुलिस की एक बहुत बड़ी शिकायत होती है हमेशा से कि कानून इतना उनकी सख्ती जो है कानून में वो बहुत कम है कि जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी अदालत से छूट के तो वापस इसी काम में लग जाते हैं, जिसके लिए सर ये तो वो बात है जो कि बिल्कुल ये वो बात है जो ज़ीशान भी इसको बैक कर सकेंगे कि कराची में भी बिल्कुल ये होता है। कितनी बार हमने देखा है कि ये प्रिजन्स जो हैं हमारे, जो थोड़ी देर के लिए जेल जाते हैं, वो तो उनके लिए एक इंस्टीट्यूट बन जाता है, वहाँ से वो मज़ीद नेटवर्किंग करके कॉन्टैक्ट्स बना के और अच्छी तरह अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। ज़ीशान ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल देखने में आया है। और जितने भी लोग गिरफ्तार होते हैं, रवा साल की IG सिंध का जो मौक़िफ़ है, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बात कही है कि अब तक पुलिस की वारदातों में जितने भी डाकू स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए गए हैं 95% लोग बाहर आ गए हैं। अगर हम जेलों को ये कहें कि वो इनके लिए एक सेंटर स्कूल्स हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। बड़ी तादाद में मुल्ज़िमान जो अंदर गए हैं वो मज़ीद पॉलिश होके ही बाहर आए हैं, और बाहर आने के बाद में या तो कोई मुनज़्ज़म गैंग ज्वाइन किया है या इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेके बाहर आते हैं कि फिर वो मज़ीद वारदातें करने और ज़्यादा दिलेरी से वारदातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक दफ़ा बाहर आ जाते हैं ना, उन्हें लगता है कि हम दोबारा जाएंगे तो दोबारा बाहर आ जाएंगे। यही ट्रेजेडी है। चलें, इस्लामाबाद में तो सेफ सिटी कैमरे हैं और उसके बावजूद ये हाल है, सूरत हाल है, लेकिन ट्रेस करना फिर भी बेहतर होता है, आसान होता है। कराची में वो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट पता नहीं वो आधा अधूरा सा शुरू हुआ था, बीच में रुक जाता है। खैर अभी तो इंटरिम सेटअप भी है, वो उसका कुछ बना नहीं गालिबन। ज़ीशान कोई अपडेट उस पर? देखिए, जो आखिरी अपडेट आई थी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जो पुलिस की जानिब से एक जो स्टेडियम रोड पर उन्होंने ये कैमरे नस्ब किए थे फॉर द रिजल्ट पर्पस। इब्तदाई तौर पे वो नस्ब किए थे, लेकिन उसके बाद में जो DIG भी उसके ऊपर काम कर रहे थे उनका भी तबादला हो गया है, इंटरनल सेटअप आ गया। तकरीबन 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है इसकी प्लानिंग को। सबका ये है, जब भी इनसे अपडेट ली जाती है स्पेशली पुलिस के आला अफसरान से, उनका यही कहना है कि बजटिंग तैयार हो गई है
और किसी भी टाइम इसको परस्यू कर दिया जाएगा गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किए हुए। लेकिन अब तक सिर्फ बातें ही सामने आई हैं, 200 साल भी लग तौर पे नहीं आया, बल्कि लोगों ने अब अपनी मदद के तहत कैमरे लगाना शुरू कर लिए हैं। Got it. Thank you, Zishan and Ahmed Subhan. Thank you so much for talking to us. वैसे ये बड़ी ट्रेजेडी है। ब्रेकिंग के इस्लामाबाद के बारे में हम ये वाक़या ये इसलिए भी ट्रेजेडी है बिकॉज इतना मुश्किल था, यहाँ कराची का ही हमें कोरोना रोते थे और ये कंट्रोल करना मुश्किल है, लेट अलोन कि अब ये ज़रा चीज़ जो है फैलती चली जा रही है, खासतौर पे इस्लामाबाद में। मतलब हम सेफ सिटी कब से, हम 8 साल से गालिबन हम ये 7.5 साल 8 साल से ये शो कर रहे हैं और हम सेफ सिटी पे इतनी बात कर चुके हैं कि अब जब कोई कहता है ना कि प्लानिंग फेज में और बजट हो गया है, लिटरली हंसी आती है। और ये वही हंसी थी, पता है ये हम सेफ सिटी करते रहते हैं दुनिया में और भी, मतलब वो हम जब तक हम लगाएंगे ना ये ऑब्सोलीट हो जाएगा मामला। ये सेफ सिटी कैमरे शैमरे अब ये ख़त्म हो गया है, अब तो बहुत बातें आगे चली गई हैं, तो लिहाजा अच्छा इलेक्शंस की बात इसलिए कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि इलेक्शंस भी होने वाले हैं। इलेक्शन के मामला जो हैं वो तवील अरसे से अदालतों में चल रहे हैं और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख भी सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत सामने आने के बाद ही दी और इलेक्शन स्केजूल आ चुका। सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबी इत्तेहाद बनाने में लगी हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने अपने हल्के से बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है और दावा किया है कि नून लीग ही जीतेगी। इस मरतबा हमारे इलेक्शन कैंपेन का, इलेक्शन मुहिम का जो पहला प्रोग्राम है वो यही प्रोग्राम है और आपके इस बाबरकत प्रोग्राम की वजह से, आपकी दुआ की वजह से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस हल्के से हमें मुकम्मल कामयाबी देगा। मुकम्मल कामयाबी से मुराद ये है कि दोनों सूबाई और कौमी हल्का। उधर पीपल्स पार्टी भी दावा कर रही है कि भाई अगर सिंध जैसी तरक्की चाहिए तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को कलअदम करार दिया जिसके तहत खदशा पैदा हो गया था कि शायद 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो सकें। अब इसे ज़ाहिर है अब इलेक्शन होंगे। अब क्या कहा जाए कि इसी नौइयत की एक और दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। सो इन केस दैट वाज नॉट इनफ, दरख्वास्त में वही पुराना मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी के बजाय अदलिया की निगरानी में कराए जाएँ। दुनिया के जमहूरी मुल्कों में इंतखाबी तनाज़ात सियासी जमातें ख़ुद तय करती हैं, मगर यहाँ हमें आदत है ना कि हमने हर मामला अदालत में लेकर जाना है। हमारी सियासी क़यादत में अपने मामलात हल करने की सलाहियत प्रॉबली खो चुकी है या इनटॉलरेंस इतनी बढ़ गई है, बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मेक्स यू वंडर ना कि हमारे लिए फैसला करने ये सारे आ रहे हैं जो आपस में फैसले नहीं कर सकते और अदालत को बीच में आना पड़ता है, तो फिर व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर अस? आई एम सॉरी बट ये सवाल उठता है। पार्टी दोनों का मौक़िफ़ हम लेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब पहले हमारे साथ मौजूद हैं और फिर शाजिया मरी भी हमें जॉइन करेंगी, विल आल्सो बी जॉइनिंग अस। तलाल चौधरी साहब सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली वी नो कि इलेक्शन स्केड्यूल जो आ चुका है और सब पार्टीज जो हैं जमातें वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। मुस्लिम लीग नून भी डेफिनेटली एक्साइटेड तो होगी, लेकिन नवाज शरीफ अब भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल नहीं हैं, तो उनके बगैर ये इलेक्शन जो हैं वो लड़ने जा रहे हैं आप लोग या फिर कुछ और सोचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जियो पाकिस्तान। मेरा ख्याल है जो आदमी भी ये सवाल करता है उसको किसी आइन कानून का पता ही नहीं है। मियां नवाज शरीफ जो साकब निसार के जबर के साथ और नाइंसाफ़ी से जो उनको नाहिल किया गया था और जिस तरह इलेक्शन से बाहर किया गया था, वो सब का सब ख़त्म हो चुका है। उन पर दिए गए जो किए गए मुकदमात, उन पर जो झूठी सज़ाएं जो कि दबाव डाल के डलवाई गई थी, वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। मियां नवाज शरीफ इस वक्त इलेक्शन लड़ने के उसी तरह एलिजिबल हैं जैसे पाकिस्तान का कोई और शहरी। चलें जी, तलाल चौधरी साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है कि मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल हैं और वो उसी तरह अहल हैं जैसे पाकिस्तान को कोई भी और शहरी। सो लेट्स सी कि किस तरह का मियां साहब अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो दाखिल कराते हैं, किस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। अभी तक वैसे एज सच कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जो कानूनी माहिरीन हैं उनके मुताबिक जिनको हल करना बाकी है। जॉय साहब, नवाज शरीफ का फैसला अभी सर्टनली कुछ है, बाकी जो चीज़ें अदालत ने तय करनी है। इससे पहले इलेक्शन की तारीख से लेकर ये कि इलेक्शन कंडक्ट किसे कराने हैं, ये काम भी अदालत ही को करने पड़े। ये मुख्तलिफ जमातों की दरख्वास्तों पर ही सर्टनली हुआ है। आप खुद हल्का बंदियों का मामला अदालत ले जा चुके हैं, तो क्या सियासी इशूज़ में अदलिया को इस कदर इन्वॉल्व करना सियासतदानों की कमज़ोरी नहीं जाहिर करता? आप लोग आपस में बैठें और मिलकर तय कर लें कि भाई किस तरह होना है मामला।
देखिए, अदालत जाना सबका हक है, मगर अदालतों के जो फैसले खास किस्म की एक जमात के को बेनिफिट देते रहे हैं, उसके सरबराह के हक में, उस पार्टी के हक में, और मेरा ख्याल है वो नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक अदालतों को काम करना चाहिए, और अगर किसी की ग्रीवियंस है, किसी पार्टी की है, किसी इंडिविजुअल की है, तो उसको सुनना चाहिए। और किसी ने ये तो नहीं कहा कि इलेक्शन लेट किए जाएं या कोई इसकी तो हमायत नहीं कर रहा था। और अगर अदालतों में बरवकत मुकदमात सुन लिए जाएं, डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएं, तो फिर इस तरह के स्टे और इस तरह के बहाने बनाकर इलेक्शन डिले नहीं हो सकते। अच्छा, चलें अब ये भी बताएं, और ये समझाना पड़ेगा आपको कि अब ये बात अदालत में ना भी हो, मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो सियासी तौर पर ये बयानियाँ बना रही हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है आपकी पार्टी वो लाडली है और उन्हें प्लेट में रखकर इलेक्शन दिए जा रहे हैं। 5 महीने तक मुल्क का वज़ीर दाखिला रहने वाले आपकी पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने जाएं तो शिकायतों का मौका तो फिर बनेगा ना, ये तो होगा। तो क्या पार्टी को ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए? इस वक्त पाकिस्तान का हर सियासी आदमी और हर पार्टी की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े या नवाज शरीफ की टिकट पे इलेक्शन लड़े। और पाकिस्तान के लोगों का मूड उन्हें नजर आ रहा है। पाकिस्तान के लोगों को इस मुश्किल तरीन हालात में जो आम आदमी की जिंदगी इतनी मुश्किल हुई है, उसको आसान करने के लिए अगर किसी आदमी पे उम्मीद है तो वो नवाज शरीफ है। जिस पर उम्मीद है लोग वोट भी उसी को देते हैं। तो अगर नवाज शरीफ को वोट मिल रहा है, लोग देना चाहते हैं, तो हर कोई चाहेगा कि उसकी टिकट मिले या उसके साथ इत्तेहाद कर लिया जाए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ये बता रहा है कि 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट जो है ये वक्त से पहले बता रहा है, और इसी वजह से लोग इलेक्शन के बाद का बयानिया इलेक्शन से पहले ही बनाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि और तो कोई उनके पास कहने को नहीं। तो फिर ये लाडला और फिर रिलीफ दिया जा रहा है। कौन सा रिलीफ नवाज शरीफ को दिया? 7 साल बाद इंसाफ दे के कहते हैं रिलीफ दिए। काल कोठरियों में और जेलें, नाअहलियां, कारोबार बंद और सारे जुल्म और सितम करने के बाद अगर 7 साल बाद इंसाफ मिल ही गया है तो उसको रिलीफ कहने वाले या ये लाडला कह के अपनी शिकस्त को छुपाने वाले हालात उनको नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान में ये क्लियर इस वक्त लोगों का मूड नजर आ रहा है कि अगले आने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे। शाज़िया मरीज़ साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू तलाल चॉइस साहब। शाज़िया साहिबा, तारीखें सामने आ गई हैं, इलेक्शन स्केड्यूल आ गया है। सो बिलावल साहब वैसे अक्रॉस द कंट्री जलसे कर रहे हैं, तो क्या हम यही समझें कि आप लोग ऑलरेडी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं? और दूसरा ये कि बिलावल भुट्टो और आसिफा खुद या खुद जरदारी साहब कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अरसे से इलेक्शन की डेट की डिमांड कर रही थी, जो कि पहले आई और अब इलेक्शन का शेड्यूल आया है। और हमारी जो आप कैंपेन का सवाल कर रही हैं, तो हमने कल भी बल्कि परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर हमने ये ऐलान किया है कि हम 27 दिसंबर जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की बरसी है, तो उस रोज़ हम ऑफिशियली अपनी कैंपेन का आगाज़ करेंगे। यूँ तो हम इलेक्शन मोड में हैं और हमारे मुख्तलिफ इलाकों में जलसे हो रहे हैं, कन्वेंशन हो रही हैं। आपके सामने है कि बिलावल साहब बहुत एक्टिव है और उनकी पार्टिसिपेशन की आपने बात कही है, पूछी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या सदर आसिफ अली जरदारी साहब या आसिफा भुट्टो साहिबा, तो पहले लड़ चुके हैं बिलावल साहब लाड़काना से और नवाबशाह से जरदारी साहब लड़ चुके हैं। तो गालबन यही वो कंस्टिट्यूंसीज होंगी अगर कोई चेंज नहीं हुआ। आसिफा भुट्टो साहिबा के बारे में अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है। चलें ठीक है, अब बताएं कि आपकी जमात को अब तक ये शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दस्तयाब नहीं है। ठीक है, तो अगर ये जेन्युइन कंसर्न है तो ये इशू अदालतों में लेकर जाने का इरादा है या नहीं? बिकॉज इफ़ यू ट्रूली बिलीव इट तो कुछ तो करना पड़ेगा फिर।
देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं है, नज़र भी नहीं आ रही। हमने इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, हमने इस पर अपनी कंसर्न रिकॉर्ड कराई है। हम अपनी ये कंसर्न, जो कि जेन्युइन कंसर्न है, जब जब रिकॉर्ड कराते हैं हमें टारगेट किया जाता है। इलेक्शन का जो प्री रेक्विजिट है, अगर इलेक्शन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होना है तो उसका प्री रेक्विजिट है लेवल प्लेइंग फील्ड। यानी मैं और आप अगर मुकाबला कर रहे हैं और आपके पास कोई बेनिफिट है जो कि मेरे पास नहीं है, तो नताइज आपके सामने हैं। लेकिन अगर हम दोनों को एक ही हिसाब से वो फील्ड दी जाएगी, लेवल करके दी जाएगी, तो फिर होता है मुकाबला। हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड पहले भी की है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये पहला इलेक्शन नहीं है जहाँ पे हम लेवल प्लेइंग फील्ड की एब्सेंस देख रहे हैं। हमने पहले भी फेस किया है, फिर भी इलेक्शन में गए हैं। इस प्रोसेस को बरकरार रखने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए जमहूरियत की हक में हम गए हैं, हम जाएंगे अब भी, लेकिन डिमांड जरूर करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दी जाए और दीगर लोगों को भी दी जाए। अब देखें, एक जगह लाहौर पंजाब के अंदर बिलखुसूस से मसला आया कि एक जमात अपने मनपसंद अफसरान को तैनात करने की जो कोशिश है उसमें कामयाब हो गई, फिर दूसरी जमात ने उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। फिर लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से पूरे जो इलेक्शन की डेट है उस पर वो फैसला असरअंदाज हुआ। तो ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर वो भी नहीं होना चाहिए कि जहां एक जमात को फेवर करते दिखाई दे और दूसरी जमात जो है वो उस पर एहतजाज करती नजर आए। अच्छा शादी साहब, पीपीपी का मौक़िफ़ रहा है कि अदालत सियासी मामलात से ज़रा दूर रहे, लेकिन हर दरख्वास्त वहाँ पहुँच रही है। इंतखाबात की तारीख से लेकर इलेक्शन कराने कैसे हैं यह भी अदालत में ही तय हो रहा है। सियासी मामलात सियासी जमातें खुद तय करती तो ज़्यादा अच्छा ना था। हमने मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ भी लिया है, आपका भी लेना चाहते हैं इसी मौजूद में। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन की डेट पर पीपल्स पार्टी मुस्तकिल इसरार करती रही, डिमांड करती रही, तो बिल आखिर डेट आई, लेकिन वो डेट भी हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से अनाउंस नहीं होती नजर आई। हमें एक इंटरवेंशन के नतीजे में, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट अनाउंस की। पहले उन्होंने अदालत में ये बताया, उसके बाद उन्होंने ये बाकायदा अनाउंस की जब उन्हें अदालत ने कहा। तो ये अच्छा होता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद ही अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सरसाइज करते हुए अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करते, कानूनी जिम्मेदारी को पूरा करते। और अब भी अगर कोई कंसर्न्स हैं इलेक्शन के हवाले से लोगों की या जमातों की, तो वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस करनी चाहिए। जब वो एड्रेस नहीं करते तो फिर लोग अदालत का रुख करते हैं। आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद अदालत का रुख नहीं किया, हम अपनी कंसर्न्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेके जाते हैं। और अब भी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ऑर्डर आया, उसमें ये दर्ज है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लोगों की इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से जो कंसर्न्स हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। तो हम तो कहते हैं कि जी जो इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है इलेक्शन कमीशन की, वो उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो इलेक्शन कराने का उसका जिम्मा है, वो जिम्मेदार हैं आईनी तौर पर। तो मैं समझती हूँ, मेरी जमात समझती है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहिबा। और अब लग रहा है तलाल चौधरी और शाजिया मरी से बात करके कि जैसे इलेक्शन के हवाले से कुछ ना कुछ। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा स्मॉग का निशाना लाहौर और आसपास के जो इलाके हैं वो बन रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ आंखों में बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो आंखों में वो खारिश है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी, गले या सीने में खराश और सांस के अमराज, ख़ासतौर पर पीपल हु ऑलरेडी हैव एज़मा या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, तो उनमें इजाफा हो रहा है। और हफ्ते को यानी ऑन सैटरडे स्मॉग कम करने के लिए मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा जो है वो किया गया। और इसको बाय द वे और मोहसिन नकवी साहब ने इस बारे में तफसील बयान की। क्लाउड सीडिंग कहते हैं बाय द वे इस चीज़ को। और क्या कहा उन्होंने, सुने। ये यूएई गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट था हमें, जो उन्होंने सारा हमारे लिए मैनेज करके दिया। हमारे लोग साथ शामिल हैं इस वक्त एयरपोर्ट पे भी, और भी जो किस्म की हेल्प असिस्टेंस है, जहाँ जहाँ तक हमारा रोल था हमने अदा किया है। उनका जहाज़ आज से 10-12 रोज़ पहले आ गया था। ये स्पेशल जहाज़ था, प्रैक्टिकली उनके 2 जहाज़ आए थे और उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी।
बहुत मुझे ये तोहफा अच्छा लगा है, फैसिनेटिंग, वेरी नाइस। और ये इसमें ना ये जो कैनिस्टर्स देख रहे हैं इनमें सॉल्ट एंड सम केमिकल होता है और फिर वो क्लाउड में स्प्रे किया जाता है और फिर वो बारिश होती है। अच्छा जी, पंजाब के निगरान वजीर बराए माहौलियात बिलाल अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं इस तजर्बे के बारे में मजीद। बहुत अरसे से सुनने में आ रहा था बिलाल साहब के इस मौके खात्मे के लिए मसनूई बारिश का प्लान है, कोशिश भी थी, इस पर अमल हो रहा है, ये भी बताया जा रहा था, बिल आखिर हो गया। सो इस प्रोसेस के बारे में, इस सारे मामले के बारे में आप हमें बताएं, क्या कैसा रहा, कितनी देर में हुआ, कितनी कोशिश की आप लोगों ने? पिछले 2 महीने से जी हम कोशिश तो कर रहे थे कि किसी तरीके से हम आर्टिफिशियल रेन करें, क्योंकि आर्टिफिशियल रेन के साथ आप फॉर द टाइम बीइंग AQI अपना लो कर सकते हैं। जब हम लोग एक्सट्रीम हाई लेवल, हैज़र्डस लेवल के ऊपर हमारा AQI जाता है तो अगर बारिश हो जाती है तो वो वापस 100 की रेंज के अंदर आ जाता है। हम लोगों ने इस दफ़ा UAE की गवर्नमेंट को लिखा एंड दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने हमें पूरी सपोर्ट दी। उनकी टीम आई रही, उनकी टीम 2 हफ्तों से इधर है, उनका प्लेन इधर था, उनका जो मेथड है वो भी बहुत इंजीनियस है। वो फ्लेयर गन्स के साथ जो है वो क्लाउड सीडिंग करते हैं, रादर देन कि जो हम पहले प्लान कर रहे थे कि एक जहाज़ होगा जिसके अंदर आप वो सोल्यूशन स्टोरेज के अंदर टैंक लगाएंगे और उससे सोल्यूशन जो है वो क्लाउड सीड करेंगे, लेकिन ये फ्लेयर गन्स के साथ करते हैं, विच आई थिंक कि हम लोग भी रेप्लिकेट कर सकेंगे लोकली। और इंशाल्लाह UAE गवर्नमेंट की इन द फ्यूचर भी हमें सपोर्ट होगी विद दिस। बट पहला हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो समवॉट सक्सेसफुल गया है। कुछ जगह के ऊपर थोड़ी सी बारिश हुई, नॉट एज मच एज वी वांटेड, लेकिन क्लाउड्स की भी क्वालिटी वो नहीं थी। यूजली अगर आप 10 दफ़ा क्लाउड सीड करते हैं तो 1-2 दफ़ा आपको बारिश होती है, एंड डिजायर्ड एरिया में तो और भी आपकी रेशो कम होती है क्योंकि हवा के साथ क्लाउड्स आपके राइट लेफ्ट हो जाते हैं। बड़ी फैसिनेटिंग डिस्क्रिप्शन है और हम यहाँ स्क्रीन्स पे देख भी रहे हैं और डेफिनेटली क्लाउड्स की भी वो वाली क्वालिटी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट ये एक्सपेरिमेंट देख के ये ज़रूर पता चल गया दैट इट वर्क्स, क्योंकि UAE को अगर देखा जाए तो उन्होंने लिटरली हज़ारों दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने मुल्क में ये कर चुके हैं। तो क्या इस सारे अरसे में, अभी तो चले ये तोहफ़ा था UAE की हुकूमत की तरफ से, तो अब हमने ये डिसाइफर कर लिया है कि ये हम खुद भी कर सकते हैं, इस पर ख़र्च कितना आएगा ताकि हम इसको ऑब्वियसली करते रहे, ये सब कुछ अंदाजा लगा लिया है? जी, एक्सपर्ट्स इसके ऊपर काम तो कर रहे हैं और हमारी टीम्स जो हैं बैठी वर्क आउट कर रही हैं कि व्हाट इज़ गोना बी द कॉस्ट, लेकिन इसकी जो मेजॉरिटी कॉस्ट होनी है वो प्लेन की होनी है। फ्लेयर गन जो एक अटैचमेंट जहाज़ को लग जाती है एंड इसके लिए कोई मेजर मॉडिफिकेशन या मेजर मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती। सो इट इज़ अ चीपर सोल्यूशन दैन गेटिंग अ प्लेन और उसके अंदर आप टैंक लगा के जो है क्लाउड सीड करें, जो कि एक ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है, बट दिस इज़ अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। तो इसलिए UAE गवर्नमेंट के साथ मिलके ही हम लोग दोबारा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे एंड इन द फ्यूचर इसकी कॉस्ट जो है वो फाइनलाइज होगी वंस आवर टीम्स के बस रिपोर्ट और CM साहब इसके ऊपर डिसीजन लेंगे विच मेथड वी वांट टू गो फॉर, तो उसके बाद ही हम इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन येस, इट इज़ सिम्पटम रिलीफ फॉर द टाइम बीइंग। AQI काम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन विल बी वेरी इफेक्टिव। आपने खुद ही कहा कि टाइमिंग के लिए है, ज़ाहिर मुस्तकिल एक हल तो है नहीं। इस मौके खात्मे के लिए कम अज़ कम शहरों की हद तक तो ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ या फिर फैक्ट्रियाँ जो हैं उनका कुछ करना होगा। बिलाल साहब, अब क्या सोचा है आप लोगों ने? अगली हुकूमत ही आएगी तो कुछ करेगी, या आप लोग भी अभी भी दिन रहते हैं सीज़न के एंड पीपल आर स्टिल गेटिंग अफेक्टेड, कुछ कर रहे हैं इस ज़मीन में? हम लोगों ने जी 10 साल की एग्रीकल्चर की पॉलिसी जो है वो दे दी है और 10 साल की इन्वायरमेंट की पॉलिसी बन रही है। जितना भी हमारे पास टाइम अवेलेबल है, हमारी कोशिश पूरी है कि उसके अंदर हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें। वेदर अब वो अगली गवर्नमेंट्स जो हैं उसको कंटिन्यू करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती, दैट इज़ अप टू देम, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जैसे इन द पास्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अपने ऑपोजिशन की पॉलिसीज़ को रद्द कर देती हैं, हमारी नहीं करेंगी, क्योंकि हमारी किसी की भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हम टेक्नोक्रेट्स हैं, वी आर जस्ट मेकिंग द राइट डिसीजंस दैट वी फील आर गुड एंड उनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। सो पॉलिसी तो हम देंगे एंड इन दिस टाइम हम लोगों ने स्मॉग रूल्स भी पास किए हैं जिसके ऊपर आपका क्रैक डाउन ऑन फैक्ट्रीज, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ऊपर क्रैक डाउन ज़्यादा हो गया है। लेकिन हमारा मसला इससे बहुत वास्ट है। हमारा मसला जो मेन है वो आपका फ्यूल है। अगर हम एज्यूम करते हैं कि ट्रांसपोर्ट इज़ आवर मेन कंट्रीब्यूटर, तो अगर हम यूरो 2 फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, जो दुनिया यूरो 5 यूज़ कर रही है, अगर हम यूरो 5 पे स्विच हो जाते हैं तो हमारी इमिशंस 1/5 हो जाती हैं। अदरवाइज भी आपका एग्रीकल्चर के अंदर भी हम लोगों की पॉलिसी का पार्ट है कि $160 बिलियन
रुपीस के आप सुपर सीडर दे सकते हैं। पंजाब में अगर आप सारे फार्मर्स को एक ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो क्रॉप बर्न किए बगैर नेक्स्ट क्रॉप लगा सके, हम लोगों की कोशिश है कि इसके काफ़ी पोर्शन जो है वो हम करके जाएं एंड देन इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है, क्योंकि 160 बिलियन आप एक साल के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर ऐसे नहीं स्पेंड कर सकते। इट नीड्स टू बी अ 4 to 5 years का प्लान। लेकिन एट द सेम टाइम हमें रीजनल अपने जो नेबर्स हैं उनसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें हमने कंट्रोल की और उन्होंने ना की तो फिर भी हमारा EQI हाई रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारी हवा जो है वो ईस्ट से वेस्ट आती है। बहुत शुक्रिया थैंक यू बिलाल अफजल। इस वक्त हम जल्दी से लोगों को बता दें कि क्वालिटी इंडेक्स जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उस पर 3rd नंबर पे लाहौर है और 4थे नंबर पे कराची है। लेकिन बारिश होने से आर्टिफिशियल रेन से काफी फर्क पड़ता है।